नमस्कार। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसे इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के तौर पर जाना जाता है, इसके साथ ही ताम्र पाषाण काल के विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसका इतिहास में लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, उसको प्रागैतिहासिक काल के तौर पर जाना जाता है। जब हम पुरा पाषाण काल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो आदि मानव का जो प्रारंभिक जीवन स्वरूप था उसकी ओर यह संकेत करता है। आदि मानव भाव में रहकर अपना जीवन यापन करता था और भोजन के तौर पर मांस ही उसका एक आधार था, जहाँ पर वह मांस को प्रारंभिक दौर में जब हम पुरा पाषाण की बारे में बात करते हैं तो वह कच्चा मांस खाया करता था। पुरा पाषाण काल का ही एक चरण आता है जिसको हम मध्य पुरा पाषाण काल कहते हैं। वहाँ पर उसने आग की खोज की और आग की खोज करने के बाद उसके जीवन में यह बदलाव आया कि वह मांस को अब भून कर खाने लगा। और साथ ही साथ आग की जो खोज का जो मुख्य श्रेय दिया जाता है वो है निएंडर स्थल मानव। यह वह व्यक्ति है निएंडर स्थल मानव जिसने इस धरातल में सबसे पहले ही जो व्यक्ति हैं, मृतक व्यक्ति है, उसको दफनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और इतिहास का पहला दार्शनिक होने का एक गौरव जो प्राप्त हुआ वह इस निएंडर स्थल मानव को ही प्राप्त हुआ है। अगर हम इस कालखंड के परिप्रेक्ष्य में पुरा पाषाण काल के बारे में बात करें तो मनुष्य का जीवन यायावर जीवन व्यतीत करता था। पत्थर के निर्मित हथियार उसके पास हुआ करते थे, वही जानवरों से रक्षा करने का एक माध्यम हुआ करता था जब वो शिकार करने जाता था। लेकिन आग का जब आविष्कार हुआ, उस आग के आविष्कार से 3 परिणाम उभर कर सामने आए। मांस को वह अब पकाने में सक्षम हुआ, प्रकाश की व्यवस्था में आग उसके सहायक के तौर पर हुए, जंगली जानवरों से रक्षा करने में आग उसका आधार बना और साथ ही साथ आग का जो मुख्य बिंदु ये उभर कर सामने आता है कि ठंड से बचने हेतु आग को भी उसने अपने जीवन में अपनाया। और इसी कालखंड में चकमक एक पत्थर होता है, उसको रगड़ कर आग की आविष्कार की जो अवधारणा है वो उसने विकसित की। मध्य पाषाण काल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो मध्य पाषाण काल वह कालखंड है जहाँ पर आदि मानव ने हथियार, छोटे छोटे हथियार बनाने प्रारंभ किए, जिसको इतिहास में माइक्रोलिथ के तौर पर जाना जाता है। और हथियार बनाने के साथ उसने वस्तु को संग्रह करने का गुण सीखा। संग्रह करने के साथ जैसे मछली पकड़ना है, शिकार करने के गुण की प्रवृत्तियों में अब उसने जब आग का उसने खोज कर ली थी तो अब वस्तु संग्रह का गुण उसके अंदर विद्यमान हुआ। और यह जो मध्य पाषाण काल है इसमें नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल की विशेषताएं दोनों ही समावेशित होती है। नव पाषाण काल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो नव पाषाण काल आदि मानवों का जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ कालखंड इसको कहते हैं, जहाँ पर वो मानव बनने की श्रेणी की ओर कदम बढ़ा रहे थे। मनुष्यों ने स्थायी तौर पर एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया, बीज बोकर उसने खेती प्रारंभ की। जानवर जो थे, जब वह शिकार करने जाता था तो उसने देखा अक्सर कि कुछ जानवर घास चर रहे हैं, हिंसक नहीं हैं, तो उन जानवरों को उसने पालतू जानवर की श्रेणी के अंदर पालना प्रारंभ किया, जिसमें गाय है, बकरी है और कुत्ते। सबसे पहले उसने पालतू जानवर की श्रेणी में कुत्तों को अपने पास रखा जो शिकार में भी उसकी मदद करते थे, और उसके बाद उत्पादक श्रेणी के अंदर वह शामिल हुआ। जानवरों से मांस की उपलब्धता जो जानवर थे जैसे बकरी है उससे प्राप्त होती थी, गाय है उससे दूध की उपलब्धता प्राप्त होती थी। इससे पेय पदार्थ बनाए जो उसकी जीवन के गुजर बसर करने का, जीवन संघर्ष का अपना एक मूल आधार बना। ये वही कालखंड है नवपाषाण काल, जहाँ पर उसने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी
साधन की आवश्यकता महसूस की, तो उसने जो लकड़ी है उसे लकड़ी से पहिए बनाए। पहिए बनाने के बाद फिर चाक का निर्माण किया गया और चाक के निर्माण से मिट्टी के बर्तन बनाए और मिट्टी के बर्तन बनाने से, बड़े बड़े बर्तन बनाने से उसने जो अनाज की उपलब्धता थी उससे संग्रह करना प्रारंभ किया। तो इस कालखंड को इसलिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आमूल-चूल बदलाव उसके जीवन के अंदर आए। इसके बाद का जो एक कालखंड आता है जिसको हम ताम्र कालखंड के तौर पर जानते हैं, इसकी भूमिका इस रूप में उभर कर सामने आती है कि मनुष्य ने इस कालखंड में तांबे का आविष्कार यहाँ पर या तांबे की खोज की। तांबे की खोज करने के साथ साथ उसने जस्ता मिला के एक नई धातु बनाई जिसको हम कांसे के तौर पर जानते हैं। जब इसके बाद ये बदलाव यहाँ पर आया कि धातु के जब औजार बनने लगे, धातु के औजार बनने से जीवन में ये गुणवत्ता यहाँ पर आई कि जंगलों की कटाई उसके लिए आसान हुई। आसानी से वह अब खेती करना प्रारंभ किया, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता उसको प्राप्त होने लगी। और कांसे के आविष्कार होने से जब उसने बर्तनों को बनाना प्रारंभ कर दिया, वह बर्तन जो पत्थर के बने हुए बर्तन थे, मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, उससे अधिक गुणवत्तापूर्ण होते थे। कांसे के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो वह तांबा और जस्ते को मिला के फिर उसने बर्तन बनाए और वह बर्तन फिर उसके जीवन का एक आधार बने और यहाँ से जीवन में उत्पादकता के क्षेत्र में उसने कदम रखे। एक स्थान पर स्थायी तौर पर से वह बसने लगे। वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास यहाँ पर हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली के विकास के बाद पूर्व में जब खोज हो चुकी थी चाक की, तो अब वस्तु बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सूत काटना उसने प्रारंभ किया। फिर कपड़े बनाने प्रारंभ हुए। कपड़े बनाने के बाद जानवरों की खाल से उसने अनेक तरीके के पहनने योग्य, तन ढकने योग्य वस्त्र बनाए। फिर जानवरों की जो बाल हुआ करते थे उनको जला के उसने गर्म कपड़े बनाए। तो ये एक ऐसी श्रेणी थी ताम्रपाषाण कालीन जहाँ पर उसने अपने जीवन में आमूल-चूल बदलाव किए और यही बदलाव मानव होने की श्रेणी के अंदर उसे इतिहास में प्राप्त होती है। और यही कालखंड था जिस कालखंड में उसके द्वारा अनेक तरीके के बदलाव किए गए। बदलावों की श्रेणी के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो स्थायी तौर पर से एक स्थान पर रहने लगे। वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रारंभ किया। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति का आधार बना। कपड़े, अब वह सिले हुए कपड़े पहनने लग गया था। तो इस तरीके से इतिहास में ताम्रपाषाण कालीन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद के कालखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, जब हम कहते हैं कि कांस्य युग आया, तो कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख है। और जब हम लौह युग के बारे में बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता का उसका उल्लेख किया गया है। आगे के खंड में हम कांस्य युग जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, लौह युग जिसमें वैदिक सभ्यता का उल्लेख किया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।